नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। जी हां, नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से अपने फैसले से पलट गई है। पहली बार 240 सीटों पर जीती इस सरकार लगातार दबाव का सामना कर रही है और राहुल गांधी के दबाव में उनके लगातार मुद्दे उठाने के कारण अपने फैसले बदलने पर मजबूर हो जा रही है। वही सरकार जिसने 10 वर्षों में अपने फैसलों पर अडिग रही, कभी किसी की नहीं सुनी, चाहे वो कानून कैसा भी क्यों ना हो, सरकार कभी नहीं पलटी। लेकिन वही सरकार जब 240 पे आ गई है तो लगातार उसे अपने फैसलों का पलटना पड़ रहा है। ऐसा लगने लगा है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं आई है, अब की बार यू टर्न सरकार आ गई है। ऐसा कांग्रेस ने भी एक्स पे पोस्ट किया है। दरअसल 3 दिन पहले यूपीएससी ने 45 सीटों पर सीधी भर्ती की लेटरल एंट्री के लिए वैकेंसी निकाली थी। वो 45 सीटों में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्ती होनी थी, जिस पे 3 दिन बाद ही राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध के कारण सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ गया। राहुल गांधी ने कहा कि इस पे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और इसके जरिए इसमें आरएसएस के लोगों को सीधा बैठा दिया जाएगा। उन लड़कों के भविष्य के साथ सरकार खेल रही है जो दिन रात तैयारी करते रहते हैं और इसके जरिए सरकार ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म करना चाहती है। दरअसल जो 45 सीटों की भर्ती केंद्र सरकार ने निकाली थी, उसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी कि विदाउट आरक्षण के 45 सीटों की भर्ती, लेटरल भर्ती केंद्र सरकार ने निकाल दी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए एक आईएएस अफसर को यूपीएससी पास करने के बाद जब वो 17-18 साल की जॉब कर लेता है, तब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे पहुंचता है। सोचिए दोस्तों कि जब 17-18 बरस आईएएस की नौकरी करने वाला आदमी उस पोस्ट पे पहुंचता है, वहां मोदी सरकार डायरेक्ट भर्ती कर रही थी और डायरेक्ट वहां पे अपने लोगों को सेट कर रही थी। डायरेक्ट सीनियर आईएएस के पदों पे नियुक्ति कर रही थी बिना परीक्षा दिए। फिर उन लड़कों का क्या होता, जो मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में, अलग अलग देश के जगहों पे 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर वो आईएएस की नौकरी पाते हैं। उस नौकरी को सरकार खुलेआम बांट रही थी, वो भी बिना आरक्षण दिए। ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासियों का अधिकार हक मारकर अनरिजर्व तरीके से उसकी वैकेंसी निकाले जा रही थी। लेकिन कांग्रेस का दबाव, राहुल गांधी के प्रेशर में आकर यह फैसला बदल गया है। राहुल गांधी लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण यह सरकार इस बार बहुत दबाव में दिख रही है। 303 से 240 सीटों पे आने का सबसे बड़ा फायदा अभी यही दिख रहा है कि ऐसा लगने लगा है कि देश में लोकतंत्र आ गया है। ये चौथी बार है जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के आगे झुक गए हैं 1 महीने के अंदर। इससे पहले वक्फ बोर्ड का कानून मोदी सरकार लेके आई, उसे वो पास नहीं करवा पाई और जेपीसी में भेजना पड़ा। इसके अलावा लेटरल एंट्री का मुद्दा, ब्रॉडकास्टर्स बिल पे भी सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और लॉन्ग टर्म गेन्स पे भी पीछे खींचने पड़े। तो ये चौथी मर्तबा है 1 महीने के अंदर जब सरकार झुक गई है और उसने लेटर जारी कर यूपीएससी को इन नियुक्तियों को बंद करने के लिए कहा है। जो लेटर लिखा है केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने, उसमें कहा है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में संविधान के तहत भर्ती हो, जिसमें आरक्षण का ख्याल रखा जाए और उन सबकी समानता का ख्याल रखा जाए। तो क्या प्रधानमंत्री पिछले 6 सालों से सो रहे थे? यही प्रधानमंत्री इन्हीं के कार्यकाल में 2018 में 10 जून 2018 को पहली बार 45 पदों के लिए भर्ती निकली थी, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की भर्तियां निकली थी, डिप्टी सेक्रेटरी की भर्तियां निकली थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इतने बड़े लेवल पर पहली बार भर्ती इन्होंने स्टार्ट करवाई। उस समय इन्हें ध्यान नहीं आया कि सबकी समानता का ख्याल रखना है। पिछले 6 वर्षों से यह काम चल रहा था। 2018 के बाद 2019, 21, 2023 में भी भर्तियां निकाली। यहां तक कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी 2024 के मार्च में, सरकार बनने से ठीक पहले, चुनावों से पहले, उन्होंने उस समय भी ज्वाइंट सेक्रेटरीज की भर्ती की थी। उस समय कोई ख्याल नहीं रखा, इसी तरीके से भर्तियां हो रही थी। तब प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की याद नहीं आई, लेकिन अब उन्हें संविधान की याद आ रही है, उनको समानता का ख्याल आ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भर्ती नहीं होनी चाहिए। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने और खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने संविधान को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि यह सरकार संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। उसी प्रेशर में आकर अब सरकार हर फैसले करने लगी है। वो अब नहीं दिखना चाहती है कि ऐसे डिसीजन लेना चाहती है जिसमें यह दिखे कि वो सच में आरक्षण विरोधी है। तो वैसे फैसले जिस पे 10 वर्षों से सरकार कभी झुकती नहीं थी, वो अब झुकने लगी है। दरअसल ये जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों, ये एक बार आपको सोचने और समझने की जरूरत है। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए पोस्ट निकाला था केंद्र सरकार ने, उसमें 2,70,000 की सैलरी होती है, उसके ऊपर टीए, डीए,
बंगला और गाड़ी अलग। जो डायरेक्टर के लिए निकाला गया था उसमें 1,32,000 की सैलरी होती, और उसके अलावा टीए अलग, उनको भी बंगला गाड़ी। और जो डिप्टी डायरेक्टर होते उनके लिए 1,52,000 की सैलरी का प्रावधान किया गया था, टीए बंगला गाड़ी उनको भी मिलता। सोचिए कि जिस देश में इतनी बेरोजगारी है, जिस देश में लड़के इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं, अब एक कमरे में रह के उनकी किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चलती है, क्या सरकार को मालूम नहीं है? और वो सरकार उन सरकारी वैकेंसियों को ऐसे मुफ्त में बांट रही है, अपने लोगों को, कॉर्पोरेट से लोगों को लाकर बिठा रही है। इसका क्या फायदा होगा? क्या मोदी सरकार बता सकती है कि पिछले 5 वर्षों में उसने ऐसे किन प्रोफेशनल्स को लाया है जिन्होंने कि इन पदों पे आके कुछ उत्कृष्ट काम किया है? किसी को भी उन 5 वर्षों में की गई नियुक्तियों में किसी अफसर का नाम नहीं पता होगा कि कौन से अफसर को मोदी जी ने रखा है जिसने बड़ा अच्छा काम किया है। तो ऐसी नियुक्तियां करने का क्या मतलब था? सिर्फ अपने लोगों को ब्यूरोक्रेसी में सेट करना, इस देश के संविधान को, इस देश के सिस्टम को तहस नहस कर देना। क्योंकि अगर इस तरीके से हर जगह चीजें होने लग जाएंगी तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और जो सिस्टम चेक एंड बैलेंस के नाम पे चलता है वहां कुछ नहीं रह जाएगा। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, सेबी की जो चेयरमैन है माधवीपुरी बुच, वो भी एक नॉन आईएएस अफसर है। दरअसल पहले जब भी कोई सेबी का चेयरमैन बनता था तो वो तो या तो आईएएस अफसर होता था या फिर कोई रिटायर्ड आईएएस अफसर होता था। पहली बार इतिहास में नरेंद्र मोदी ने नॉन आईएएस माधवीपुरी बुच की वहां पर नियुक्ति की। और उसके बाद देखिए जो शेयर बाजार में खेल हुआ है कि जिस तरीके से शेयर बाजार कब कितनी संख्या में आगे बढ़ जाता है और कब एक ही दिन में अचानक गिर जाता है, लगातार वो देखने को मिल रहा है। और सेबी का काम शेयर बाजार को, मार्केट को नियंत्रित करना है, उनको रेगुलेट करना है, लेकिन सेबी ही शेयर मार्केट में एक प्लेयर बन गया है माधवीपुरी बुच के आने के बाद। उनके पति ने ही शेयर्स लगा रखे हैं, और जिससे ये सवाल उठने लगा है कि जब ऐसे लोग आने लग जाएंगे तो सारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। जिनका काम रेगुलेट करना है, जिनको संभालना है, वही जब प्लेयर बन जाएंगे तो जांच कौन करेगा, कौन देखेगा उस सिस्टम को? और फिर ये देश कोलैप्स कर जाएगा, सिस्टम यहाँ का कोलैप्स कर जाएगा। तो इस बात को भी देखना होगा। और सरकार अब समझ में आने लगा है, उनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी इस पर बहुत विरोध जताया है। चिराग पासवान जो कि उन्हीं के सहयोगी हैं, उन्होंने लेटर लिखा उन्होंने भी कि ये बिल्कुल गलत फैसला है कि बिना आरक्षण दिए यूपीएससी भर्ती निकाल रही है। बहुत तीखा विरोध किया और सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ गया। राहुल गांधी का दबाव था, कांग्रेस का दबाव था, चिराग पासवान का भी दबाव था। और इसके अलावा यूपी में इलेक्शंस होने हैं, राज्यों में इलेक्शंस है, तो सरकार अब डरने लगी है। और ये वही सरकार थी जो 6 वर्षों से ये काम बहुत आराम से कर रही थी। आपने कब सुना कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी मामले पे झुक रही हो? लेकिन अब इन्होंने झुकने का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। 1 महीने में 4-4 बार वो अपने फैसले से पलट गए। तो फिर सरकार ऐसे फैसले क्यों ले रही है कि जब आपको झुकना पड़ रहा है तो क्यों नहीं आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार को अब सोचना पड़ेगा। दरअसल गठबंधन सरकार की यही मजबूरी होती है। पूर्ण बहुमत और गठबंधन सरकार में फर्क आता है। जब पूर्ण बहुमत में नरेंद्र मोदी थे तब किसी की नहीं सुनते थे, अपने मन से अध्यादेश भी ले आते थे, सारे बिल भी पास करा लेते थे। लेकिन अब उन्हें अपने ही लिए फैसलों तक को वापस लेने पड़ रहे हैं, जो कि इस देश के लोकतंत्र के लिए की जीत है एक तरीके से। और इस देश के लोकतंत्र को भी दिखाता है कि आपको बिना सबको लिए आगे नहीं बढ़ सकते आप। और नरेंद्र मोदी के साथ अब यही दिक्कत आ गई है कि पहले वो अकेले में एकला चलो में यकीन रखते थे, अब उनको सबको साथ लेकर चलना पड़ रहा है और जिसमें उन्हें अपने फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो राहुल गांधी का दबाव है वो इतना है। बीजेपी भले ही कहते रहे कि वो राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेती है, लेकिन सच ये है कि राहुल गांधी को इस देश की जनता ने सीरियस ले लिया है। और उसके बाद वो जो मुद्दे उठाते हैं, बीजेपी के लिए उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राहुल ने साफ कहा कि इन भर्तियों के जरिए सरकार आरएसएस के लोगों की भर्ती करना चाहती है। आरएसएस के लोगों को सीधे सीनियर आईएएस के पदों पर बैठा देना चाहती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर बैठा देना चाहती है, जिससे सरकार के लिए खराब मैसेज आ रहा था। और प्रधानमंत्री तक को संविधान की बात करनी पड़ी। आपने कब सुना कि नरेंद्र मोदी 10 सालों में संविधान की बात कर रहे हैं? लेकिन अब उनको करनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं 240 वाले नंबर का दबाव है। 240 में वो जब से आए हैं उनको अपने ऐसे ही फैसले करने पड़ रहे हैं। और अभी तो पता नहीं कितने ऐसे फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष ने इन्हें दबा दिया है। और इस कारण नरेंद्र मोदी अब संसद भी नहीं आते हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है और नरेंद्र मोदी अब संसद में नहीं आते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि उन्हें अब लगता है कि संसद में मैं जाऊँगा तो वहाँ पर विपक्ष के लोगों को ही सुनना पड़ेगा। तो बहुत ही दबाव में है केंद्र सरकार, और उन दबावों के कारण उन्हें अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं उसे। लेकिन सोचना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसे फैसले कर क्यों रही है कि जिसमें उसे बदलना पड़ जा रहा है।
तो क्या ये एक तरीके से कमज़ोर होती मोदी सरकार की निशानी है कि वो हर तरीके से हर फैसले में अब कमज़ोर दिख रही है? जब वक्फ बोर्ड का कानून आया तो चंद्रबाबू नायडू ने सीधा दिल्ली फोन लगा दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना विपक्ष को लिए आप इस बिल को पास कर दें। और जब सरकार को यह पता लगा तो जो सरकार उस दिन बिल पास कराने के मकसद से उस दिन संसद में आई थी, अचानक एक पर्ची आती है और वो बिल जेपीसी में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से उनके सहयोगियों ने भी उन पर दबाव बना दिया है। इस समय चिराग पासवान खड़े हो गए, उस समय चंद्रबाबू नायडू सामने से आ गए थे। तो अब सरकार के लिए बड़ी सोचने की स्थिति हो गई कि वो किस तरीके से काम करेगी। आप दोस्तों इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के कारण ये सरकार झुक गई है? क्या सच में ऐसा है? झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए? आप इस पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।